नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। शनिवार को शपथ ग्रहण। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। गोवा के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस का राज्यसभा में पक्षपात का आरोप। सरकार ने कहा चर्चा के लिए तैयार है। जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट हुआ तामील। कोलकाता में डीजीपी ने घर जाकर सौंपा वारंट। कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जजों से मांगा 14 करोड़ का हर्जाना। बजट में कटौती से संयुक्त राष्ट्र चिंतित। अमेरिका ने कहा कामकाज पर पड़ सकता है असर। ट्रंप से चर्चा को तैयार महासचिव। रांची टेस्ट की पहली पारी में भारत की ठोस शुरुआत। एक विकेट खोकर बना 120 रन। 2 शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के 451 रन। और आइए देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से गोवा के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले राज्यसभा में आज एक बार फिर कांग्रेस ने गोवा में सरकार गठन को अनैतिक बताते हुए विरोध किया। पार्टी ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे जनादेश का अपमान करार दिया। सदन में शून्यकाल के दौरान एक बार फिर गोवा में सरकार गठन का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने गोवा में राज्यपाल पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए। अंडर रूल 267, where I have requested that the proceedings of the listed business of the House should be suspended because the gross constitutional impropriety has been committed by the governor of Goa. The governor has said in an interview, first of all she has said that I did not expected BJP to form the government. If she did not expected BJP to form the government, that is her opinion. But simultaneously, she is saying that I spoke with the leader of the House, the finance minister, at 9:30 and asked him whether I should form the government. You say that yes, the minister is answerable to the House. Yeah. Yes, separate notice will be given. Yeah. When that will be given, it will be accepted and the minister will have to answer. No problem. उपसभापति पीजे कुरियन ने नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि राज्यपाल के मामले में सिर्फ सब्सटैंटिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव के आधार पर ही चर्चा हो सकती है। A governor can be discussed here only on the basis of a substantive motion, not on 267. Correct. Therefore, the 267 I cannot allow. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे आसन की अवमानना और जनादेश का अपमान करार दिया। जनता के जनादेश पर क्वेश्चन, फिर आपकी रूलिंग पे क्वेश्चन, फिर देश के लोगों के जनादेश का अपमान। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हर दिन हाउस में डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो वो बता दें, हम उस तरह से व्यवस्था करेंगे। बावजूद इसके कांग्रेस सांसदों का विरोध जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके विरोध में 16 जबकि पक्ष में 22 विधायकों ने वोट डाला। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यकारी संपादक देशबंधु के जयशंकर साहब हैं। जयशंकर जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से इस पूरे मसले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हालांकि मसला कोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद सरकार गठन हो चुका है, विश्वास मत भी हासिल हुआ, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं राज्यपाल की भूमिका और उनके उस कदम को लेकर कि पहले किसे बुलाया और क्यों बुलाया, कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए कविंद्र, राज्यपालों की भूमिका को लेकर के तो पहले से भी विवाद और बहस होती रही है। अब चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, वो केंद्र का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन केंद्र में अगर सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधि के रूप में अगर काम करे तो
अब जब भाजपा विपक्ष में रहती है तो फिर कांग्रेस के लोगों पे या यूपीए पे इस तरह के आरोप लगाती रही है, और आज भाजपा के लोग कांग्रेस के लोग आज भाजपा पे लगा रहे हैं कि राज्यपाल की पद और इसका संवैधानिकता का ख्याल किए बगैर उसको मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जिस तरह की इंटरव्यू की बात जो आ रही है कि जो वहाँ की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने, जो बहुत एक साहित्यकार है, साहित्यिक कवित्री भी हैं, तो उनके हवाले जो आ रहा है कि साहब वो बीजेपी तो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम सरकार बना लेंगे, और 9:30 बजे वित्त मंत्री के साथ अरुण जेटली की जी के साथ बात हुई है, उसके बाद जो हुआ। तो सवाल है कि वो उन्होंने किस हैसियत से बात की। देखिए, राज्यपाल तो राष्ट्रपति के साथ बंधा हुआ है ना, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, तो अगर कोई संवैधानिक प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो वो उनसे कंसल्ट कर सकती हैं, राष्ट्रपति के यहाँ कर सकती है। लेकिन वित्त मंत्री से या कांग्रेस बीजेपी के किसी नेता या राज्यसभा में जो नेता है, सदन के नेता है, उनसे उन्होंने किस हैसियत से बात की, ये इसकी तो सफाई देनी चाहिए मेरे ख्याल से, राज्यपाल को भी देनी चाहिए, और वित्त मंत्री और सदन के नेता है, जब राज्यसभा में बात आएगी तो उनको भी देना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, जैसा उसमें संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने भी कहा था कि साहब ये तो जनादेश का अपमान है। अब जनादेश की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। अब सवाल है कि आप 40 की विधानसभा में कांग्रेस को मिलता है 18 सीट, 18 विधायक जीत के आते हैं, और आपकी पार्टी के 13 विधायक जीत के आते हैं। ये ठीक है कि बाद में आपको एमजीपी ने और बाद गोवा पार्टी ने दे दिया, आपको फॉरवर्ड पार्टी ने भी आपको समर्थन दे दिया, लेकिन गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अगर चुनाव पूर्व आपका कोई गठबंधन होता तो ये बात समझ में आती कि ठीक है, जैसे यूपी में लड़े या और राज्यों में जैसे आप लड़ते हैं, पूर्व गठबंधन होता है, तो उसका तो दावा आप कर सकते हैं कि ठीक जनादेश आपके पक्ष में था। लेकिन यहाँ तो आपके खिलाफ, चूंकि आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री हार गए, आपके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स हार गए, और जीत के आई जो एमजीपी या गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीत के आई, और उसमें भी आपने एक एनसीपी का भी ले लिया, चलो ठीक है, बाद में सरकार चलाने के लिए समर्थन जुटाने, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समर्थन किस तरह से जुटाया गया है, सारे लोग मंत्री बनाए गए हैं, सारे उसके अंदर जो दलील दी गई जयशंकर साहब की, अगर कोई एक दल सरकार बनाने का दावा ही पेश ना करे तो ऐसे में फिर राज्यपाल की देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। एक तो कांग्रेस ने अपना अवसर खोया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आमतौर पर यह भी होता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो गवर्नर उसको बुलाती हैं या बुलाते हैं, जो भी रहे, तो उसको कहते हैं भाई सिंगल लार्जेस्ट चूंकि आप ही हैं, तो आप, जैसे देखिए दिल्ली के मामले में हुआ था, दिल्ली में उपराज्यपाल ने सबसे पहले जब 2013 में जो चुनाव हुआ था, तो भाजपा को आमंत्रित किया था, कहा कि आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास नहीं है और हम नहीं बनाएंगे सरकार। तब जाकर के फिर अरविंद केजरीवाल से पूछा, फिर बाद में कांग्रेस से भी बात हुई, और जब इन्होंने बाद में अपना समर्थन कर दिया तो इनको बुलाया सरकार बनाने के। तो राज्यपाल अगर मतलब उस ढंग से, जैसे वही है कि अगर उसकी भूमिका निष्पक्ष और स्वतंत्र रहती है तो एक बार वो बुला सकती है, बनाने ना बनाए अलग बात है। मान लीजिए आप 18 हैं, और कल को अगर और एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, ये जो एनसीपी अगर उनको समर्थन नहीं देती है तो अपने आप वो मना कर देंगे, या फिर जैसा भी स्थिति उसके हिसाब से काम होगा। जो तर्क दिया जा रहा है, कई संवैधानिक जो विशेषज्ञ हैं, और हालांकि सरकार की ओर से भी ये बात कही गई कि एक दो पार्टियां जो कि 1 या 2 संख्या के बल से कम या ज्यादा हैं विधायकों की संख्या के लिहाज से, और एक पार्टी उनमें से बाकी लोगों के समर्थन पत्र के साथ दावा पेश करती है, तो फिर ऐसे में उस गठबंधन को ही बुलाना एक तरीके से राज्यपाल की बाध्यता है। नहीं, पहले तो आप एक बार अवसर देंगे जिनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। देखिए, असल में वही है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो फिर आपके बदल जाते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, तो आप कहते हैं साहब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद हमको क्यों नहीं बुलाया। झारखंड में मामले में सबसे अधिक तूफान तो भाजपा के लोगों ने उठाया था, उस समय उनके हिसाब से वो गलत था कि भाजपा के ज्यादा विधायक थे, उनको न बुला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों को राज्यपाल ने बुला लिया था, तो वहां वो गलत हो गया, और यहाँ इन्होंने बुला लिया तो इनके हिसाब से ये गलत हो गया। तो असल में दिक्कत क्या है कि हमारे संविधान में और संवैधानिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स छोड़ के रखे हुए हैं, वो अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित ग्रे एरिया है, जहां पर ग्रे एरिया है, उसमें सत्ताधारी दल अपने हिसाब से नैतिकता और संविधान की व्याख्या की परिभाषा करता है, अपने हिसाब से करता है, और वो भूल जाता है कि हम जब विपक्ष में थे तो हमारा क्या था, तो हमने कौन सा रुख अपनाया था, उसको एकदम भूल जाता है, उस पर बात भी नहीं करता, चिंता भी नहीं करता है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये अब मैं कहूँ कि बार बार होती है इस तरह की ये जो आरोप हैं और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल होते हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दल वाकई गंभीरता से चाहते हैं कि एक रोड मैप हो या फिर एक लाइन खींच दें जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला हो, या फिर उससे बचना चाहते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये इंस्ट्रूमेंट है? उनको लगता है, हर किसी को लगता है कि चलो ठीक है आज हम शिकार हुए लेकिन कल हमको इसका फायदा मिलेगा। अगर एक बार आपस में मिलकर के बैठ कर तय कर लीजिए कि भाई ऐसी सिचुएशन होगी तो ये ब्रह्म वाक्य है, ये संविधान वाक्य है, इसके
अलग पलट कहीं नहीं जाएंगे। तय कर लिए कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ही है तो ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप बुलाइए और राष्ट्रपति या राज्यपाल उनसे आश्वस्त हो कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है। या तो आप फिजिकली बुला लीजिए लोगों को, जो विधायक के सांसद आपके साथ हैं उनको आप बुला लीजिए, उनसे भी कर लीजिए, या फिर सिग्नेचर से भी जाता है तो उसको पहले कर लीजिए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ये जो चुनाव पूर्व आपका गठबंधन है, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, एमजेपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी अगर मिलकर के लड़ी होती तो वो लोग फिर दावा करते तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। या फिर ये कर लीजिए कि साहब चुनाव के बाद भी अगर कोई गठबंधन तैयार हो जाता है एक दूसरे को मिलकर के सरकार बनाने के लिए, तो ऐसी ही व्यवस्था कर लिया। तो कोई एक चीज तीनों में से आपको एक मान्य होना चाहिए, ताकि वो बीजेपी सत्ता में रहे तो उसको माने, विपक्ष में जाए तो भी उसको माने, और कांग्रेस जब सत्ता में हो तो उसको माने, या विपक्ष में जाए तो भी माने। तो एक कोई एक सर्वमान्य हल बनाना चाहिए, लेकिन सर्वानुमति की राजनीति तुम्हारे हो ही नहीं रही है। यानी कि जो सत्ता में है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो विपक्ष में आता है वो शिकायत कर रहा है। बहुत शुक्रिया जयशंकर साहब इस पूरी बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। नेशनल हेल्थ पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी। देश में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मरीजों के लिए बीमा लाभ की भी व्यवस्था। देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देहरादून में विधायकों की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में सभी 57 विधायक शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री प्रकाश पंत जी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री सतपाल जी महाराज, हमारे दोनों नेताओं ने विधायक दल के नेता के नेतृत्व श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम प्रस्तावित किया। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से बीजेपी को 57 सीटों पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार ये पारदर्शी सरकार होगी, एक ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे। 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट की नुमाइंदगी करते हैं। मौजूदा वक्त में वे पार्टी की झारखंड इकाई के प्रभारी भी हैं। वो 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से विधायक बने। 2007 में भी वो यहां से जीतने में कामयाब रहे। वो 2007 से 2012 के दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि 2012 में वो रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2014 में डोईवाला सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी। शनिवार को लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को होगा। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के करीब एक हफ्ते बाद भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी विधायक दल की शनिवार को लखनऊ में बैठक है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सीएम आपको कल 4 बजे तक आपको बता दिया जाएगा विधायक दल की बैठक में कि सीएम कौन होगा। उसके पहले बताने से ये होगा कि विधायक दल की बैठक का महत्व खत्म हो जाता है। इस बीच राज्यपाल राम नाईक ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण रविवार को शाम 5 बजे होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। मैं तो इतना काम जरूर करूंगा कि जो भी तय हो जाएगा उन सबको मैं परसों 5 बजे शपथ देने का काम करूंगा। प्रधानमंत्री आएंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी
आमंत्रित होते हैं वो आएंगे। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नेताओं के नाम की चर्चा है। हालांकि पार्टी के तमाम नेता किसी नाम को लेकर बयान देने से बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें बीजेपी के 312 विधायक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कहा है कि देश में रक्षा खरीद का काम लगातार चल रहा है और सशस्त्र सेनाओं की हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। लोकसभा में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें रक्षा बजट में कटौती की बात कहकर सरकार की आलोचना की गई। लोकसभा में शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार पर रक्षा बजट में कटौती करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि रक्षा खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जा रही। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों की हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। ये छवि ना जाए कि देश के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा। ये जो माहौल एक दो भाषणों से बना, और मुझे खेद है कि माहौल बना कि जैसे आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर इस पे असर है। हमारी सेनाएं पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड है, किसी भी चुनौती के लिए प्रिपेयर्ड है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में रक्षा खरीद से जुड़े करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 147 करारों को मंजूरी मिली है। सेना के लिए OROP लागू करने के बाद 4 किश्तों में से अब तक 2 किश्तें दी जा चुकी हैं। इससे पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने रक्षा बजट में कटौती और OROP व्यवस्था की खामियों का जिक्र करते हुए सरकार की निंदा की। एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से गया है नॉन लैप्सेबल फंड के द्वारा। आज जवानों की ये मांग है कि इसे आप स्वीकृत करवाएं। आज आर्मी के जवानों को शस्त्रों नहीं, पेंशन नहीं, खान पान नहीं। You are not in a position to spend more on defense and other requirements. If you allow the state governments to do certain things which can keep away what our federal system set, but you are diluting federal system, you are coming all the even towards your side. Under the modernization head for Army Fund has been decreased by 6.4%. Navy also decreased 12.1%. Only Air Force Fund has been increased 12.1%. सरकार की ओर से जवाब के बाद रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों को सदन से मंजूरी मिल गई। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर हुई। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य में 1 करोड़ 8 लाख किसान हैं और इन पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कर्ज है, लेकिन इनका 30 लाख किसान कर्ज चुका पाने में समर्थ हैं। इन पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अगर किसानों का कर्ज माफ करेगी तो खेती में निवेश नहीं कर पाएगी। उन्होंने केंद्र से कोई योजना बनाने को कहा ताकि किसानों की मदद की जा सके। केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के चलते किसानों को हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में ला पाए, तो उस स्कीम में जो भी अपेक्षित महाराष्ट्र की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा, महाराष्ट्र निश्चित रूप से अपने फंड्स में से, अपने पैसे में से उतना निवेश करेगा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ वारंट आज तामील करवाया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जज के घर जाकर ये कार्रवाई की। कर्णन ने कहा कि उनकी ओर से जांच का आदेश दिए जाने के बाद अवमानना कार्रवाई खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट तामील कराया। डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर खुद कर्णन के घर पहुंचे। वारंट मिलने के बावजूद जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। Further, my observation after directing inquiry to the CBI on my complaint, the contempt proceedings became infectious since the contempt proceedings are arising on the same complaint. इस बीच जस्टिस कर्णन ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 7 जजों से 14 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ही अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने 10 मार्च को कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और 31 मार्च को पेश होने को कहा था। कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई जजों पर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली एम्स की करीब 5,000 नर्स ने वेतन बढ़ोतरी समेत दूसरी मांगों को लेकर आज एक साथ सामूहिक अवकाश पर रहीं। उनके सांकेतिक हड़ताल से एम्स में करीब 90 ऑपरेशन नहीं हो सके।
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुक्रवार को 5000 नर्स कैजुअल लीव पर रहीं। इस सांकेतिक हड़ताल के चलते एम्स में आपातकालीन सेवाओं पर खासा असर पड़ा और करीब 90 ऑपरेशन टालने पड़े। एक तो शुगर पेशेंट है, खाने वाने में भी कोई दिक्कत। अब उन्होंने 12 बजे बोला कि आपका आज नहीं होगा, 23 तारीख को होगा। नर्सों की वेतन और ग्रेड पे बढ़ाने समेत कई मांगे हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि उनकी मांगों पर वित्त मंत्रालय ही मोहर लगा सकता है। 7th पे कमीशन में लागू नहीं हुआ और 7th पे कमीशन में जो एनाउंसमेंट मिल रहा था इन लोगों की तरफ से वो नहीं मिला। बाकी और कैडर में फैकल्टी कैडर को इन लोगों ने अलग से बढ़ा के दे दिया, रिकमेंडेशन दे दिए। तो हमारा मानना है कि एम्स में अगर कोई पेशेंट है तो डॉक्टरों के लिए भी उतना ही है जितना नर्सेज के लिए है। जो उन्होंने डिमांड किया है हम अपनी तरफ से वो डिमांड हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज देंगे और जिससे कि वो आगे इसी डिमांड्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस कर सके। नर्स यूनियन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 27 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से 72 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। साथ ही 24 घंटे के भीतर स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी सामग्री को भी जब्त करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दरमियान ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कुछ नेताओं को पैसे लेते हुए दिखाया गया था और पक्ष का आरोप है कि नेता टीएमसी से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को बहुसंख्यकवाद से बचने की सलाह दी है। मुंबई में इंडिया टुडे की ओर से आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वालों को पूरे देश को साथ लेकर चलना चाहिए। उनके मुताबिक किसी मसले पर मशविरा और आम सहमति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। इससे पहले एक शैक्षिक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में असहिष्णुता, पूर्वाग्रह और नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये विभिन्न विचारों और दर्शनों के साथ रहने में अहम किरदार निभा सकते हैं। पाकिस्तान में लापता हुए 2 भारतीयों का अब तक पता नहीं चल पाया है। निजामुद्दीन दरगाह के मुख्य खादिम सैयद आसिफ निजामी और उनके भतीजे नाजिम निजामी बुधवार से लापता हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो संबंधित विभागों के साथ मिलकर दोनों को तलाश रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान सरकार से दोनों के बारे में जानकारी मांगी गई है। दोनों 8 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे थे। हमने फोन करा क्योंकि काफी टाइम हो गया था उनसे बात हुए कि कराची पहुंचे नहीं पहुंचे, तो कराची वाले भी हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। तो रात को 1 बजे जब बात हुई उनसे तो उन्होंने बोला कि हम परेशान थे इसलिए आपका फोन नहीं उठाया और वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आए। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली राशि में कटौती के प्रस्ताव पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि इससे संस्था के दीर्घकालीन सुधार की कोशिश पर असर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में विदेशी सहायता में भारी कमी करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर असर पड़ेगा। The point about abrupt funding cuts is in any reform process, if you are forced to make quick cuts as opposed to things that are planned or phased in and thought through, you hamper the long-term prospects of effective reform. अमेरिका के पेश किए गए बजट में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को 25% से ज्यादा मदद नहीं देने की बात कही गई है। अमेरिका अभी संयुक्त राष्ट्र के सालाना बजट का 22% और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के बजट का 28.5% हिस्सा देता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के दूसरे संगठनों की मदद भी करता है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली अमेरिकी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस पर निराशा जताई है। There are so many crises, and to pull back at a time of immense need could create so much unnecessary hardship. अमेरिकी बजट में कुल विदेशी सहायता में 28% की कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसका अमेरिका से भारी मदद हासिल करने वाले पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $1100 अरब के बजट का प्रस्ताव किया है। इसमें रक्षा खर्च में
$54 अरब की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए जापान ने आज एक नए जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया। उत्तर कोरिया के तेज होते मिसाइल कार्यक्रम के बीच इस प्रक्षेपण को अहम बताया जा रहा है। H-2A रॉकेट के जरिए रडार 5 इकाई को अंतरिक्ष में ले जाया गया। ये उपग्रह मौजूदा उपग्रह की जगह लेगा जो अपना मिशन खत्म कर चुका है। रांची टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में ठोस शुरुआत की है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए। मुरली विजय 42 और चेतेश्वर पुजारा 10 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले लोकेश राहुल ने 67 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने लोकेश राहुल को LBW आउट किया। हालांकि भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 331 रन पीछे है और आज ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 451 तक पहुंच पाई। कप्तान स्मिथ ने नाबाद 178 रनों की पारी खेली और ग्लेन मैक्सवेल ने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया। वो 104 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा को 5 विकेट मिले। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।